वर्ल्ड्स वेटेस्ट डेजर्ट सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है तो शायद आपके दिमाग में आए इंग्लैंड, जहां पर एक भी क्रिकेट मैच पूरा करना महाभारत होता है। कभी भी इंद्रदेव प्रकट हो जाते हैं। काश आईसीसी को भी ये बात समझ आती। या फिर आपको लगेगा अमेज़न के रेन फॉरेस्ट में या फिर न्यूजीलैंड के आइलैंड्स में। पर अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत हैं। अर्थ पर सबसे ज्यादा बारिश वाली जगहों की लिस्ट में टॉप 2 पोजीशंस पर इंडिया के 2 शहरों का कब्जा रहा है। आज की अपनी इस वीडियो में हम आपको इंडिया के 2 बहुत ही सुंदर शहरों के बारे में बताएंगे, जहां धरती पर सबसे ज्यादा बारिश होती है पर फिर भी वहां पर पानी की शॉर्टेज है। और इतना ही नहीं, लोग इन्हें अब वर्ल्ड्स वेटेस्ट डेजर्ट के नाम से जानने लगे हैं। आइए जानते हैं यहाँ पर होने वाली इस बारिश के पीछे का कारण और इतनी बारिश होते हुए भी ये जगह वर्ल्ड्स वेटेस्ट डेजर्ट कैसे बन गई। जानते हैं ये सब अपनी आज की इस वीडियो की हेल्प से। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें चैनल को सपोर्ट करने के लिए। चेरापूंजी और मौसनरम, ये नाम आपने पहले भी सुने होंगे। दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश मौसनरम में होती है। उससे पहले ये खिताब चेरापूंजी के पास था। चेरापूंजी मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स में लोकेटेड एक छोटा सा गांव है, जो कि सी लेवल से लगभग 4267 फीट की ऊंचाई पर बने एक प्लेट्यू पर है। चेरापूंजी को सोहरा नाम से भी जाना जाता है, जो कि इसका ऑफिशियल नेम भी है। और यहाँ लगभग 70,000 खासी एथनिसिटी के लोग रहते हैं। ये लोग प्यार से चेरापूंजी को चेरा नाम से भी बुलाते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि चेरापूंजी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ब्रिटिशर्स का पहला हेडक्वार्टर भी था। जब ब्रिटिशर्स ने ये जगह देखी तो ये जगह उन्हें इतनी सुंदर लगी कि उन्होंने इस जगह को अपना हेडक्वार्टर बनाने का फैसला लिया कुछ सन 1820 के आसपास। और ब्रिटिशर्स ने इस जगह को टाइटल भी दिया स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट का। ब्रिटिशर्स ने ही इस जगह को सबसे पहले वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ का खिताब दिया था। इस जगह पर इतनी बारिश होती थी कि ब्रिटिशर्स ने अपनी कैपिटल चेरापूंजी से शिफ्ट करके 60 किलोमीटर दूर शिलोंग में कर दी थी, जो कि उस टाइम असम की कैपिटल हुआ करती थी। तो अब सवाल आता है कि ये सबसे ज्यादा वेटेस्ट प्लेस क्यों है। वर्ल्ड्स वेटेस्ट प्लेस का टाइटल इतने साल तक चेरापूंजी के पास था, पर अब ये मौसनराम के पास क्यों चला गया, चलिए समझते हैं। बड़े पैमानों पर पेड़ों की कटाई और क्लाइमेट चेंज के चलते इस रीजन में रैपिड चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, जिसके चलते चेरापूंजी से उसका खिताब छिनता जा रहा है। आईआईटी खड़गपुर द्वारा की गई एक रिसर्च में सामने आया कि इंडिया के नॉर्थ ईस्ट स्टेट में होने वाली रेनफॉल में तेजी से डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। इस स्टडी में 1909 से 2019 तक का यानी पिछले 119 साल का डेटा लिया गया था, जिसमें चेरापूंजी और उसके आसपास के एरिया को और ज्यादा स्टडी किया गया था। इस स्टडी में यहाँ के 119 साल के रेनफॉल पैटर्न को स्टडी करने के बाद रिजल्ट आया कि इस रीजन में पिछले 119 सालों से हर साल रेनफॉल घटती जा रही है। इस स्टडी ने हम इंसानों द्वारा किए जा रहे चेंजेस और उसके इम्पैक्ट पर इशारा करा। इन्हीं चेंजेस के चलते आज मौसनराम चेरापूंजी को रिप्लेस करके वर्ल्ड का मोस्ट वेटेस्ट प्लेस बन गया है। मौसनराम भी मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स में बसा एक छोटा सा गांव है। यहाँ हर साल 10,000 mm से भी ज्यादा रेनफॉल देखने को मिलती है। आप इसे ऐसे भी कंपेयर कर सकते हैं कि दिल्ली में हर साल मात्र 617 mm रेनफॉल होती है, मुंबई में 2200 mm और मौसनराम में 10,000 mm से ऊपर रेनफॉल होती है हर साल। अगर स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस देखें चेरापूंजी से मौसनराम का तो वो सिर्फ 15 किलोमीटर है, और अगर बाय रोड डिस्टेंस देखें तो वो कुछ 81 किलोमीटर के आसपास है। चेरापूंजी और मौसनराम दोनों ही आसपास है और सेम ज्योग्राफी शेयर करते हैं। चलिए अब जानते हैं यहाँ इतनी ज्यादा होने वाली बारिश के पीछे का कारण। चेरापूंजी और मौसनराम दोनों ही मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स के सदर्न स्लोप पर लोकेटेड हैं। मेघालय इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में पड़ने वाला एक माउंटेनियस स्टेट है, और माउंटेनियस होने के अलावा इस स्टेट में बहुत सारी वैलीज और हाईलैंड प्लेट्यूज देखने को मिलते हैं। यहाँ प्लेट्यू रीजन का एलिवेशन 150 मीटर से लेकर 1961 मीटर के बीच है। इसके सेंट्रल पार्ट में खासी हिल्स मौजूद हैं, जहाँ हाईएस्ट एलिवेशन लगभग 1500 मीटर है। चेरापूंजी का सी लेवल 1313 मीटर है और मौसनराम का एलिवेशन 1401 मीटर है। और ये रीजन 3 साइड से खासी हिल्स को और एक साइड से नॉर्थ टू साउथ वैलीज फेस करता है, जो बांग्लादेश के प्लेन्स की तरफ जाके खुलती है।
और इसी ज्योग्राफी की वजह से यहाँ ऑरोग्राफिक रेनफॉल देखने को मिलती है। ऑरोग्राफिक रेनफॉल मतलब मॉइस्ट विंड वाटर बॉडीज से उठकर माउंटेन से टकराती है और माउंटेन से टकराकर उस रीजन में हैवी रेनफॉल करती है। इसे ही ऑरोग्राफिक रेनफॉल कहा जाता है और ऐसा ही कुछ चेरापूंजी और मौसिनराम में देखने को मिलता है। बे ऑफ बंगाल से आने वाली साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स कंडेंस्ड मॉइस्चर को बांग्लादेश के प्लेन्स के ऊपर से लगभग 400 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में मदद करती है और उसके बाद ये खासी हिल से टकरा जाती है, जिससे ये कंडेंस्ड मॉइस्चर रेनफॉल में तब्दील हो जाता है। पर यहाँ सोचने वाली बात तो ये है कि ऐसी ऑरोग्राफिक रेन तो पूरे हिमालयास के आसपास होती है, तो चेरापूंजी और मौसिनराम में ऐसा क्या है कि इन रीजन में इतनी ज्यादा रेनफॉल होती है? तो दोस्तों, इसका कारण है इस रीजन का तीनों साइड से माउंटेन से घिरा होना, जिसकी वजह से ये मॉइस्ट विंड एक फनल शेप रीजन में ट्रैप्ड हो जाती हैं और पूरे सीजन हैवी रेनफॉल प्रोवाइड करती हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि माउंटेनियस चेरापूंजी और मौसिनराम की यूनिक फनल शेप ज्योग्राफी इतनी हाई रेनफॉल का कारण है। चलिए अब जानते हैं इस जगह को क्यों वेट डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि विंटर्स में यहाँ पानी की शॉर्टेज हो जाती है, इतनी ऊंचाई पर होने के कारण, और यहाँ किसी भी वाटर बॉडी का ना होना इसका एक मेन कारण है। मॉनसून में यहाँ बारिश तो देखने को मिलती है, पर यहाँ का सारा रेन वाटर डाउनहिल स्लोप में बांग्लादेश की तरफ बह जाता है। इसी के कारण यहाँ बहुत सुंदर वाटरफॉल बनता है और इसी वजह से बांग्लादेश के प्लेन्स मोस्ट ऑफ द टाइम या तो लैश ग्रीन होते हैं या तो वाटर लॉग्ड, और इसी वजह से विंटर्स में यहाँ पानी की इतनी शॉर्टेज हो जाती है कि लोगों को कई मीलों तक पैदल चल के दूर पानी भरने के लिए जाना पड़ता है। और तो और उन्हें पीने के पानी के लिए भी गवर्नमेंट द्वारा 25 साल पहले बनाई गई गवर्नमेंट पाइपलाइन पर निर्भर रहना पड़ता है। ये सप्लाई दिन में सिर्फ 2 बार ही आती है और वो भी बैक्टीरिया और कोल माइंस के रन ऑफ से कंटामिनेटेड होती है। अब यहाँ जो सबसे ज्यादा कंसर्निंग बात है वो ये है कि इन दोनों रीजन के साथ साथ पूरे नॉर्थ ईस्ट में बारिश की कमी होती जा रही है, रेनफॉल पैटर्न्स डिक्रीज होते जा रहे हैं। तो इंडिया का नॉर्थ ईस्ट रीजन 64% फॉरेस्ट से, 30% ब्रह्मपुत्र वैली से और बाकी बचा हुआ रीजन स्टीप स्लोप्स और माउंटेन से घिरा हुआ है। ये रीजन एवरेज 2000 mm ऑफ रेनफॉल एनुअली रिसीव करता है, जो मेनलैंड इंडिया के मीन एनुअल रेनफॉल से 3 गुना ज्यादा है। ये रीजन दुनिया के 18 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में से भी एक है। इससे हम ये बात कंक्लूड कर सकते हैं कि ये रीजन ग्रीनरी और क्लाइमेट चेंज सेंसिटिविटी के हिसाब से इंडिया के लिए कितना क्रिटिकल है। लेकिन एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज जैसे कि हॉर्टिकल्चर इस रीजन की बैकबोन है। लेकिन इस रीजन का 60% क्रॉप एरिया रेनफिट एग्रीकल्चर के अंडर आता है, जिसके चलते पूरा एग्रीकल्चर रेनफॉल के ऊपर डिपेंड करता है। तो जाहिर है रेनफॉल के कम होने से एग्रीकल्चर पर इम्पैक्ट होगा और सीधा सीधा इकोनॉमी और लोगों पर इम्पैक्ट पड़ेगा। इस प्रॉब्लम को कुछ सिंपल सॉल्यूशन से भी रिजॉल्व किया जा सकता है, जैसे कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना और ऐसे एरियाज में वाटर रिजर्वर बनाना, ताकि यहाँ के लोगों को मीलों दूर तक पैदल चल के ना जाना पड़े पानी के लिए। मैन मेड चैनल्स बनाना जिससे सारा पानी बहकर ना चला जाए और कुछ जमीन में जाकर ग्राउंड वाटर लेवल को रिस्टोर करे। इंडिविजुअल लेवल पर लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसे सिस्टम को अपनाएं और गवर्नमेंट ऐसे प्रोग्राम्स को आगे बढ़ा सकती है सब्सिडीज देके। आई होप आज की ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रही होगी। आपको काफी कुछ नया जानने को मिला होगा इस वीडियो की हेल्प से। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसे ही और अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।